टोटल 8 चैप्टर हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो छोटे हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लेती हैं, कंज्यूम नहीं करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी प्रायोरिटी बता देता हूँ, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एज सच, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे। दूसरा, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन या कस्टमर रिलेशनशिप, इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। इस बार बेंचमार्किंग और उसकी टाइप्स के बारे में पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन आया था बेंचमार्किंग का। और जेड स्कोर जो है ये हर बार आता है, प्रैक्टिकल है, हर बार आता है, हर बार। रिस्क मैनेजमेंट में एक शॉर्ट नोट आ सकता है। ओलैप बैलेंस स्कोर कार्ड में कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। मैंने अगर बॉक्स बनाया है तो इंपॉर्टेंट है, अगर लाइन खींची है तो ठीक ठीक है, अगर स्टार बनाया है तो समझ लो वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, ड्यू पॉइंट है, इसमें से प्रैक्टिकल आता है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल है, कभी कभी आता है। टीक्यूएम के ऊपर, सिक्स सिग्मा के ऊपर, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स, मैच दी फॉलोइंग में इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लीन सिस्टम के बारे में ठीक ठाक है, पेरेटो के बारे में भी ज़्यादा पूछता है, एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत ठीक ठाक पूछता है। इकोनॉमिक्स मैं क्योंकि करा चुका हूं लेकिन फिर भी इसे बॉक्स बनाइए, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का पूरा बड़ा चैप्टर है, कम से कम 15 से 20 नंबर का इकोनॉमिक्स में से आता है। अब टोटल देखो 50 नंबर का है एसपीएम। जैसा कि हम जानते हैं 50 नंबर के एसपीएम में 10 नंबर का मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादातर चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 7 से आते हैं। ज़्यादातर चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 7 से आते हैं। 5 चैप्टर जो है थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा देने की ज़रूरत है। वैसे भी आप देख रहे हैं बॉक्सेस ज़्यादा बनाए हैं मैंने, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा हैं। चैप्टर 5 में एक चीज़ हो जाती है, दूसरी चीज़ का कनेक्टिविटी भी हो सकती है, तो इसलिए उस चीज़ को एक सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद एसपीएम। पहले हम स्टार्ट करते हैं एसपीएम से। ये नोट कर लिया ना आपने? वैसे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इसको नोट कर सकते थे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देखो सर क्या होता है कि सर हम एक्चुअल डाटा को परफॉर्मेंस कहते हैं। एक्चुअल डाटा को जब हम कंपेयर करते हैं अपने बजटेड डाटा से, तो हम उसमें या तो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और ये जानते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये डिफरेंसेस क्यों हुए। दरअसल इस वेरिएंसेस को एनालिसिस करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम अगली बार अपना बजट रिवाइज कर पाएं। जब हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपने जो टारगेट लिया था उस टारगेट के हिसाब से काम किया या नहीं किया। दरअसल हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो करते हैं वो सालाना भी करते हैं, कई बार कभी कभी भी करते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो आपने एक्चुअल किया, एक्चुअल जो परफॉर्म किया उसको आप पहले किससे कंपेयर करो, बजटेड डाटा से कंपेयर करो। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा, एक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। दो चीजें हैं।
परफॉर्मेंस अप्रेसल का मतलब होता है इवैल्यूएशन, इसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंस वो आपसे ये पूछेगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। दोनों ही चीजें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के काम करती हैं, लेकिन एक है सिस्टमैटिक तरीके से करना, एक होता है डायनामिक तरीके से करना। जैसे जो चीज हम हर साल करते हैं पीरियोडिक लेवल पे, वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, बजट से एक्चुअल को कंपेयर करना, ये सब क्या है, पीरियोडिकल सिस्टम है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है जहां आपको ठीक लगे वहां करो, जहां आपका मन ना करे मना कर दो। डायनेमिक कोई सिस्टमैटिक और पीरियोडिक नहीं होता, जब आप ठीक लगे जब आप करो, कभी करोगे कभी नहीं भी करोगे, ये डायनेमिक सिस्टम है। पीरियोडिक का मतलब है हर महीने करते ही करते हैं सर, चाहे हमें अच्छा मिले, चाहे परफॉर्मेंस अच्छी लगे चाहे ना लगे, कुछ हमें मिले या ना मिले, कोई फ्रॉड हमें दिखे या ना दिखे, हम करते हैं फिर भी, ये पीरियोडिकल सिस्टम है। दूसरा होता है कि सर इसका एक फॉर्मल रिव्यू होता है, फॉर्मल, ये फॉर्मेलिटी की तरह होता है, फॉर्मेलिटी की तरह होता है। लेकिन ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, इससे आप इंप्रूव करते हैं अपने सिस्टम की इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इफेक्टिवनेस। अभी बात करेंगे दोनों में क्या फर्क है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। अच्छा, ये हमारा जो सिस्टम की फाइनल स्टेज पर होता है, फाइनल स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए ये फाइनल स्टेज है, इवैल्यूएशन एट द एंड करते हैं। लेकिन ये जो हम करते हैं मैनेजमेंट, ये साल भर करते रहेंगे, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको हम रोकते नहीं है कभी भी। अगर आप ये देखें ध्यान से, दोनों में सिग्निफिकेंट कौन है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक स्मॉल अमाउंट रखता है आपके इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें आप परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं, ये एक बहुत स्मॉल अमाउंट रखता है, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। तो क्वेश्चन तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कौन सी चीज़ को आप साल के एंड पर लगाते हैं, कौन सी चीज़ को आप पूरे साल लगाते रहते हैं पीरियोडिकल सिस्टम के तरीके से, कौन सी चीज़ को आप पूरे साल लगाते हैं लेकिन एक डायनामिक तरीके से, कौन सी चीज़ को आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं, कौन सी चीज़ को आप सबसे बड़ा स्तर, बड़े लेवल पर काम करते हैं जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाए सिस्टम की। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है इस पॉइंट पर। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो चित्र कुछ ऐसे बनाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। दरअसल इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे, तो हम इस तरीके से बनाते हैं, 4 कंपोनेंट्स होंगे। पहला हम लेते हैं सर नंबर 1 परफॉर्मेंस प्लानिंग। पहले प्लानिंग कर लो, परफॉर्मेंस को प्लान कर लो क्या करना है, फिर उसके बाद आप उसके हिसाब से कोचिंग दीजिए, कोचिंग एंड फ्रेमवर्क। परफॉर्मेंस तो बता दी कि भैया ऐसा करना है, ये प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब है पहले प्लान कर लिया ये होना चाहिए। अब प्लान सक्सेसफुल तब होगा जब आप उसके लिए कोचिंग देंगे और एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, ठीक है। कोचिंग देने के बाद अब आप जांच शुरू करेंगे। जांच का मतलब होता है अप्रेसल, यानी डिटेक्शन। और अप्रेसल करने के बाद रिव्यू करेंगे कि आप कहां ठीक है कहां गलत है। और उसके बाद जब परफॉर्मेंस देख लिया आपने तो उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद रिवार्ड दिया। जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो उसको आपने रिवार्ड दिया। रिवार्ड नहीं देंगे तो दोबारा से आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। वैसा काम नहीं करेंगे एम्प्लॉइज
जैसा आपने सोचा था। थोड़े से दिमाग में इस बात को बिठा लो, थोड़ी सी ये बात है कि परफॉर्मेंस प्लानिंग हम कैसे करते हैं। परफॉर्मेंस प्लानिंग के आगे ही लिखते हैं यूज करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड को। प्लानिंग करते हुए यूज करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड को। अभी आप इसको अंडरलाइन कर लो, पता नहीं है क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड, बाद में समझेंगे। पहले आप अभी लिख लो यूज करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड को और ड्रिल करेंगे केपीआई। केपीआई की फुल फॉर्म लिख लेना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मान लो आप शुगर कंपनी में हैं, आपकी कंपनी शुगर कंपनी है, तो क्या आप जैसी और कंपनियां नहीं है बाजार में? वो कंपनियां जो अलग काम करती हैं, जिसमें वो अच्छा काम करती हैं, उस चीज़ को आप अपने लिए एक मिसाल मान सकते हैं कि मुझे भी ऐसा करना है। जैसे मवाना शुगर अगर आउटपुट पर डे में 100 टन निकालती है, तो आपको अगर 60 टन निकालने में भी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप उसको बेंचमार्क मान के या उसको अपने लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मान के उस पर काम करते हैं, काम करना, उसको ड्रिल करना, खोदना, उसके ऊपर देखना कि हम कहाँ गलत हैं, थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं तो कैसे, दैट इज कॉल्ड ड्रिल ऑफ केपीआई। इस तरीके से आप कई सारी चीज़ों को केपीआई कह सकते हैं। यहां पर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, चाहे वो उसमें पैसा छुपाओ चाहे पैसा ना छुपाओ, की परफॉर्मेंस। उस हिसाब से फिर हम ये सब काम करते हैं। बाकी तीनों स्टेप तो ठीक ठाक समझ में आते हैं। प्लानिंग कैसे होती है यही थोड़ा समझने वाली बात थी। दूसरी बात ये है कि जो हम यहाँ अप्रेजल करते हैं, आई थिंक यहाँ पर लिखते हैं सर ट्वाइस अ ईयर, एक साल में कम से कम 2 बार तो देखो होना ही चाहिए, कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। जब यहाँ रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्ड में आते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं सर कुछ बोनस सिस्टम और कुछ इंसेंटिव सिस्टम के जरिए हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाते हैं। देखो, एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी ही देना काफ़ी नहीं है। सैलरी तो काम के लिए होती है, बोनस और इंसेंटिव अच्छे काम के लिए होती है। हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए पढ़ रहे हैं। हम परफॉर्मेंस को सुधारने की बात कर रहे हैं। इसलिए तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स तो ठीक है, बात आती है कि परफॉर्मेंस जब हम पढ़ते हैं, व्हाट इज परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में 3 नाम सामने आते हैं। क्या लिखते हैं? परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस? तो परफॉर्मेंस में 3 शब्द सामने आते हैं। पहला है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सॉरी, एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब, यूटिलाइजेशन का मतलब, इफेक्टिवनेस का मतलब अलग अलग होता है। एफिशिएंसी को अगर मैं लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो इसे एफिशिएंसी वर्ड बोल देता हूं। अगर मैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेयर पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं तो इसे प्रोडक्टिविटी कहता हूं। चाहे लेबर हो चाहे मटेरियल हो, उनका यूज नहीं करूंगा तो ये यूटिलाइजेशन गलत होगा। यूटिलाइजेशन मतलब कि उसको आपने यूज कितना किया, कितने % आपने उसको यूज किया। अब आप एफिशिएंटली यूज करेंगे तो इफेक्टिवनेस आएगी।
यानी अगर एफिशिएंसी रेशो और यूटिलाइजेशन रेशो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी कॉल्ड इफेक्टिवनेस रेशो। यानी इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन एफिशिएंसी एज वेल एज यूटिलाइजेशन। और हम कहते हैं परफॉर्मेंस में हम सबसे पहले वर्ड किसको नापते हैं? इफेक्टिवनेस। जब हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं तो उसमें दोनों चीजें आ गई, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी आ गई, कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन भी आ गई। नोट डाउन कर लीजिए। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो जी, ये हम सप्लायर से मटेरियल खरीदते हैं। सप्लायर से जो माल पहुंचता है वो 3PL पे पहुंचता है। 3PL स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। लिख लो इसको, कहीं साइड में लिखना, इसमें मत लिखना। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ऐसे बना लीजिए, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में एक गाड़ी और ये गाड़ी इस तरीके से जा रही है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ये माल थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यानी जो माल को आवाजाही करते हैं उन्हें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में लेते हैं। जैसे फिडेक्स कंपनी हो गई, कोरियर कंपनी हो गई, ये सब कंपनियां क्या करती हैं, एक जगह से माल को लेकर के चलती है, दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। टाइम पर माल पहुंचाना इनकी खूबी होती है, स्पेशलाइजेशन होता है। अब हमारी गाड़ियां इस काम को कर पाए ना कर पाए, इसलिए हम दूसरों को ये काम देते हैं, तो बोलते हैं थर्ड पार्टी। खुद नहीं कर रहे हैं हम, दूसरों से करवा रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। फिर ये माल हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भरवा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भी कोई चिमनी मत बनाना, यहां कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। फिर ये माल हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रिटेलर तक पहुंचा दिया। अब रिटेलर ने इस माल को टाइमली कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। कंज्यूमर बोलना, कस्टमर मत बोलना, क्योंकि कस्टमर तो सभी पिछले आदमी के कस्टमर हैं। कंज्यूमर बोलना, कंज्यूमर के आगे चेन खत्म हो जाती है। कस्टमर लिखते तो शायद चेन आगे भी चलती। कंज्यूमर का मतलब जो चीज़ हम बना रहे हैं वो कंज्यूम हो गई, फाइनली उसकी पैकिंग डब्बे में, पैकेट उसमें डस्टबिन में गई। एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब आप देखो, सप्लायर से लेके और कंज्यूमर तक, सप्लायर से लेके और कंज्यूमर तक, इसको एक बॉक्स में ले लेते हैं। एक एरो आप ऐसे देख रहे हैं और एक एरो हम बनाएंगे उल्टा।
हम कहेंगे एक तो है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा कि आप फिजिकल मतलब आंखों के सामने जो चीज होती है फिजिकल प्रोडक्ट फ्लो करोगे, माल बना के आगे की ओर भेजोगे, और नीचे हम लिखेंगे कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो यानी पैसा। पैसा उसी रफ्तार से आएगा जिस रफ्तार से फिजिकल प्रोडक्ट फ्लो होगा। क्या समझे सर? यही तो बात है। सप्लाई चेन का मकसद होता है आप जितना स्पीड से फिजिकल प्रोडक्ट फ्लो करते हो उसी स्पीड से आप पैसा कमाते हो। अब मैं इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखूंगा ब्लैक कलर से। इधर देखो, सप्लायर से अगर आपने उतना ही माल खरीदा जितना कि आपको चाहिए, फिजिकल प्रोडक्ट फ्लो तो करना है, लेकिन आप ये ध्यान देना कि अगर सप्लायर से आपने उतना ही माल खरीदा जितना कि आपको चाहिए, तो ऐसा करने से फायदा ये होगा रिड्यूस स्टॉक लेवल। जैसे आपको मालूम है जो कंपनी जिट फॉलो करती हैं उनको ये बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है सप्लाई चेन में कि ज़रूरत से ज़्यादा माल वो ना खरीदें। फिर दूसरी बात, माल तो बहुत सारा खरीद लिया, बिक नहीं रहा है, तो वो फायदा वो भी नहीं है। तो किसी एक चीज पे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। तो सिस्टम हमारा जो है स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। और फिर मैं बात कर रहा हूं लास्ट सेगमेंट की कि रिलायबल ऑर्डर फ्लो। आप इसको खुद भी बनाएंगे, रिलायबल ऑर्डर फ्लो। किताब में बना हुआ होगा, फिर भी आप बनाएंगे क्योंकि पेपर में आपको बना के आना है। रिलायबल ऑर्डर फ्लो, टाइम पर आपको ऑर्डर मिल पाए। अच्छा, इन तीन चीज़ों से फ़ायदे तो हुए आपने, फिजिकल में आपने 3 फायदे उठाए। अब आप ये देखो उल्टी तरफ, यहाँ भी हमें 3 फायदे मिलेंगे। हम इधर से चलेंगे, किधर से? इधर से। अगर टाइम पर माल मिला, एनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो कस्टमर क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो उसने पैसे दिए। अब हम बीच में हम खड़े हैं, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज प्रॉफिट रेशो। और अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो हम टाइमली पेमेंट दे पाएंगे, टाइमली पेमेंट टू सप्लाई। अब ये देखो, इनमें से कोई भी एक चीज अगर टूट गई, एक भी चेन में से कहीं भी ब्रोक हो गया कॉन्सेप्ट, तो आपके सारे बेनिफिट, सारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा? किसका ऑब्जेक्टिव? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है कि हमें क्विक एंड टाइमली, मतलब कि जल्दी और टाइम पर गुड्स को मूव करना है फ्रॉम ओरिजिन्स टू डेस्टिनेशन। ओरिजिन्स का मतलब है सप्लायर से और डेस्टिनेशन का मतलब है कंज्यूमर के पॉइंट तक। लेकिन विद कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सुनने के बाद, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अगर आप नहीं इंपॉर्टेंस देते तो इसका ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। दूसरा, यहां पर हमने कहा इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट।
कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट होना चाहिए, कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए। और इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन, सभी पार्टियां आपस में जुड़ी रहें यानी इंटीग्रेट रहें, और सभी पार्टी अपनी इंफॉर्मेशन को टाइमली एक दूसरे से शेयर करें यानी कम्युनिकेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज टूट गई तो सप्लाई चेन खराब हो जाएगा। ये 3 चीजें हमने सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव में लिखनी है। अब बुक से देख सकते हैं पेज नंबर 18 पे सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट पढ़ना है ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार पढ़ना है। पेज नंबर 19 पर इंपॉर्टेंस के भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में तो वो आपसे केवल ये पूछता है सप्लाई चेन क्या है, तो आप ये बातें बता देंगे। अगला पॉइंट जो सप्लाई चेन का आता है वो ये आता है, सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स क्या हैं और सप्लाई चेन के एलिमेंट्स क्या हैं। सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स क्या हैं और एलिमेंट्स क्या हैं। हटा दें इसको। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स में क्या फर्क है? कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कंपोनेंट्स, आप लिख के आएंगे एलिमेंट्स, इसलिए थोड़ा फर्क समझना। एक तरफ लिखना कंपोनेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एलिमेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है अंग, हाथ, कान, नाक, मुंह हमारे क्या हैं? अंग है। एलिमेंट्स का मतलब है तत्व। ब्लड हमारा क्या है? अंग है, तत्व है। जिस चीज से मिलके हम बनते हैं वो है तत्व, जिन चीजों से हम काम करते हैं वो है अंग। सप्लाई चेन में हम क्या क्या करते हैं वो है कंपोनेंट्स। सप्लाई चेन किन चीजों से ही चलता है वो चीज है एलिमेंट्स। तो कंपोनेंट्स में हम यहाँ लिखते हैं प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से कंपोनेंट्स चलते हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर कैसे माल बनाएं, सोर्स की बात करेंगे, फिर उसको कैसे डिलीवर करना है, और लास्ट रिटर्न। इसमें 5वां जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा दुखदाई भी है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी वही दिलाता है। यानी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिव है, लेकिन बट नेसेसरी भी है। अगर ये हम कंपोनेंट हटा दें तो सप्लाई चेन में कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ऑनलाइन माल खरीदो अगर और रिटर्न ऑप्शन हटा दी जाए तो क्या होगा?
मैं पैसे की रिटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं गुड्स की रिटर्न की तो बात कर रहा हूँ। तो गुड्स अगर रिटर्न नहीं हो पाएंगी, ये कह दिया जाए तो कोई माल नहीं खरीदेगा, यानी एक सरदर्दी भी है। आदमी की जुबान जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो ना हो तो भी बड़ी बेकार चीज़ है और है तो भी मरवाता ही है। आदमी की जुबान ही मरवाती है आदमी को। कर्म तो एक बार को आदमी के दिखते हैं, कई बार नहीं भी दिखते हैं। जुबान तो सीधा सीधा पोलपट्टा खोल देती है ना सामने ही। तो कहते हैं सर जुबान होती तो भी मरते हैं, नहीं होती तो भी आदमी बेकार ही है उसके बिना। तो इसलिए आपको इस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, बस इसको बंद नहीं करना, इसको चलाना है, लेकिन ठीक तरीके से चलाना है। तो आपका पूरा सप्लाई चेन का एक कंप्लीट कंपोनेंट्स क्लियर हो जाते हैं। पहले प्लानिंग करो, क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजाइज करो, फिर सप्लायर्स ढूंढो, किन सप्लायर्स को आप अपने पैनल पे रखेंगे। सप्लायर्स का ऑडिट भी कर सकते हो आप, सप्लायर्स की हिस्ट्री जान सकते हो आप। हर सप्लायर के साथ जुड़ने में दिक्कत तो होती है, ये देख लेना सप्लायर से टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। माल खरीदेंगे तो पेमेंट कैसे करेगा, टाइमली पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, क्वालिटी क्राइटेरिया समझ लेना, डिफेक्टिव माल तो नहीं देता है, उसका डिस्प्यूट तो नहीं रहा है पहले हिस्ट्री में, ये सब देख सकते हैं। फिर हम कैसे बनाएंगे, हम अपने यहाँ पर कोई असेंबलिंग करते हैं या ट्रेडमार्क करते हैं या हमारा कोई और काम भी अलग से होता है, वो सब चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद माल को कस्टमर तक पहुँचाना, यानी अच्छे से आपको लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा, गाड़ियों की व्यवस्था, टाइम पर माल पहुँच जाए, क्योंकि मेन तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है आवाजाही, गुड्स का आना जाना। और रिटर्न आपको चाहिए ही चाहिए, ये कस्टमर की एक नीड है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट बेटा हमारे केवल और केवल 4 हैं। ध्यान से समझना, एलिमेंट्स ज़्यादा पूछता है वो आपसे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स। पहला है, आप कितना माल बिकेगा कितना नहीं बिकेगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड नहीं कह रहा हूं मैं, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं डिमांड मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाए, हाउ टू रीच कस्टमर, हाउ टू रीच नॉन रीचेबल एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या पॉइंट लिखा है ये, हाउ टू रीच नॉन रीचेबल एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। गांव में कितनी डिमांड होती है प्रोडक्ट की, अर्बन एरिया में तो कंपटीशन बहुत है, रूरल एरिया में आप जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, अगर जा पाते हैं तो क्या उन पर पोटेंशियल है, हाँ, तो क्या आपने उनके लिए कुछ काम किया, नहीं, इसका मतलब आपकी डिमांड मैनेजमेंट नहीं है। सम न्यू स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव पोटेंशियल। कुछ नए पोटेंशियल्स क्रिएट करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी आपने लगाई। जैसे बेंगलोर के अंदर जबोंग ने कहा है, बेंगलोर में हम छोटे छोटे टाउन्स में जाते हैं, वहाँ की जो रोड है कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, रॉबरी होने का चांस होता है, लूटपाट बहुत ज़्यादा है एरिया में। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पेट्रोल पंप और कोई नियर बाय कॉफ़ी शॉप या कोई मॉल वॉल होता है तो उस तक हम अपना माल पहुँचा देते हैं और उनको SMS कर देते हैं कि आपका माल वहाँ पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे पेमेंट दे दें और अपना माल वहाँ से जब भी नियर बाय निकलते बढ़ते निकाल दें। उससे क्या होगा कि हमारे जो कस्टमर को टाइमली माल तो मिल ही जाएगा ना अल्टीमेट। हम अगर ये कंप्लेंट करके बैठ जाए, नहीं सर एरिया बहुत बेकार है, स्लम्प एरिया है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ लूटपाट होने का डर होता है। तीसरी बात, टायर 2 एंड टायर 3 मार्केट के बारे में आप क्या सोचते हैं। एवरीवन गोज टू द टायर 1 मार्केट,
हर कोई कहता है ऐसी मार्केट में जाइए, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है हमारी ब्रांच, वहाँ है हमारी, दिल्ली में ब्रांच है। मैंने कहा व्हाट इज़ न्यू, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हर आदमी यही कहता है। व्हाट अबाउट उड़ीसा, उड़ीसा में भी अलग अलग एरिया में आपके कितनी ब्रांच हैं, तो वो साइलेंट हो जाते हैं, कहते हैं सर हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। डिमांड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो दुनिया सब कर रही है वही हम करें। डिमांड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम ग्रोथ तब हो पाएंगे जब हम अपने टायर 2 और टायर 3 पे भी काम करें। जहाँ कोई नहीं करता वहाँ अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए कुछ ज़्यादा कम मेहनत में भी ज़्यादा फल मिलेगा। टायर 2 टायर 3 का मतलब होता है ऐसी सिटीज़ जो टायर 1 से थोड़ा सा नीचे होती है। टायर 1 इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, हर चीज़ मौजूद है वहाँ, सारी ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद हैं, खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, जब आप चुटकी बजाओ सब चीज़ मिल जाती हैं। लेकिन टायर 2 में थोड़ी दिक्कत आती है, टायर 3 में तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुँचा सकते हैं? क्या वहाँ के लोग बाग जिंदा नहीं रहते, पैसे नहीं है उनके पास? आई थिंक उनके पास ज़्यादा फ्री इनकम होती है एज़ पर एज़ कंसर्न टायर 1। टायर 1 पे आदमी की सैलरी आती है तो वो उसको पता लग जाता है भाई इसको कहाँ कहाँ देना है, जेब में तो कोई रुकता ही नहीं पैसा। लेकिन अगर आप किसानों पे देखोगे तो पैसा इकट्ठा आ जाता है, तो उसको वो कहाँ यूज़ करें कहाँ नहीं यूज़ करें वो समझ ही नहीं पाते। तो यू कैन नॉट से कि भाई रूरल एरिया के अंदर हमारे पास कस्टमर ऐसे हैं ही नहीं, दे डोंट हैव अ पेइंग कैपेसिटी, ये गलत बात है। आप सोचिए ना, उनकी डिमांड को आप पहले जानिए तो सही, अगर आप उनको जोड़ेंगे तभी तो। समझ में आ रही है बात? दूसरा कंपोनेंट इसका ये है सप्लाई चेन का कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेशन, वो एक इफेक्टिव मोड में होना चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होंगी आपकी, टाइमली और भरोसेमंद, दो बातें लिखी है मैंने, टाइमली और भरोसेमंद। भरोसेमंद मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरा इफेक्टिव यानी टाइमली होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप कम्युनिकेशन दे रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक आदमी को दे दी दूसरे आदमी को नहीं दी, तो गलत है। अभी सप्लाई चेन का चार्ट बनवाया था तो उसमें आप देख रहे हैं सप्लायर तक अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे कि इतनी डिमांड आ गई है, ऑनलाइन होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन, रियल टाइम सिस्टम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कस्टमर ने ऑर्डर किया वही इंफॉर्मेशन इमेज में जानी चाहिए सप्लायर के पास, ताकि सप्लायर उस हिसाब से माल अपने पास बंदोबस्त कर ले, उसे मालूम है कि ऑर्डर आ सकता है कभी भी। अगर आप इंफॉर्मेशन को जोड़ेंगे नहीं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में तो गलत हो जाएगा। इंटीग्रेटेड विद पार्टनर्स, पार्टनर्स ऑफ सप्लाई चेन। तीसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो वैसे भी क्लियर है, इंटीग्रेशन का मतलब है जुड़ना। हर पार्टी को आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है। दरअसल हम यहां पर जोड़ने का मतलब है शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी। हम अपनी स्ट्रैटेजी चुपचाप बंद कमरे में नहीं बनाएंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को अपने सभी पार्टनर्स यानी सप्लायर्स और उन सब से आगे और पीछे सभी पार्टी से जोड़ के बनाएंगे, ताकि उनको ये बात क्लियर हो कि स्ट्रैटेजी में हम भी एक हिस्सा हैं। हर आदमी को लेकर के अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कर पाओगे, क्योंकि हर आदमी कहता है नहीं मैं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। अगर आप दूसरे आदमियों को ये बताएंगे नहीं तो फिर वो उसको बात क्लियर नहीं होगी कि आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। चौथा है कोलैबोरेशन। आप देखते होंगे वर्ल्ड कप के अंदर बड़े बड़े काम हो जाते हैं, छोटी छोटी कंपनियां अपनी अपना ऐड कर देती हैं। छोटी छोटी कंपनियां मॉलों में भी अपना माल बेच लेती हैं, कुछ बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ जाती हैं और उनके साथ उनके खर्चों में शेयर कर लेती हैं। ऐसा कर देने से सारा खर्चा अपने सर में नहीं आता, कुछ रिस्क भी बढ़ जाता है, कुछ खर्चे भी बढ़ जाते हैं और दूसरी बात दूसरे का फायदा भी मिल जाता है।
तो कोलैबोरेशन से क्या होता है कि एक तो खर्चा कम आता है, रिस्क कम हो जाता है, और दूसरे के जो बेनिफिट हैं उनमें भी हम अपना हिस्सा जोड़ देते हैं, और उसकी इनकम के साथ साथ हमारी भी इनकम चल पड़ती है। कोलैबोरेशन कोई एक वेंचर नहीं है, कोलैबोरेशन एक साझा विज्ञापन है। इट इज द शेयर्ड एडवर्टीजमेंट। शेयर्ड एडवर्टीजमेंट किसी बड़े प्रोडक्ट के साथ में अगर आप जुड़ जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेलगमेट कर लो उस कंपनी के साथ, मैं ये कह रहा हूँ केवल उन कंपनियों के साथ में आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना फ़ायदा देखते हुए कुछ उनके खर्चे, वो भी अपना खर्चा निकालना चाहती हैं तो वो आपको मिला लेती हैं। आप सोचते हैं यार अपने दम पर अगर काम करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खर्चे हैंडल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए भी आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। थ्योरी है, इसमें अगर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे तो वैसे ही बोर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल को करने का समय भी कम मिलेगा, बट पेपर में मैं जितना बोल रहा हूँ, जितने चार्ट बनवा रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको करके आना है। टू दी पॉइंट बात करनी, खाली फालतू नहीं। अब नहीं आते वो केस स्टडीज कह रहे हो ना? ना वो नहीं आता, वो ओल्ड कोर्स में था, अभी नहीं है, अब नहीं है। अब केस स्टडीज हटा दी है, वो सीए फाइनल में आ गई केस स्टडीज, अब सीएमए में नहीं है। अब तो यहाँ मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ गए। हाँ जी, लिखें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ये है हमारे कस्टमर, ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, ठीक है, और ये है हमारी कंपनी। अब कंपनी ने बीते वर्षों में इसको कभी माल बेचा होगा, सोल्ड, माल बेचा होगा तो वो माल इनके पास होगा, या तो इन्होंने यूज कर लिया होगा, या तो फेंक दिया होगा, या तो यूज कर भी रहे होंगे, कंटिन्यू होंगे। पॉइंट इज दिस कि क्या हम कस्टमर को होल्ड कर पाए, क्या हम कस्टमर को रिटेन कर पाए? कस्टमर को रिटेन करना ना करना डिपेंड खाली क्वालिटी पे नहीं होता, कुछ और भी काम होते हैं। आपको मैं बहुत बढ़िया माल बना के देता हूं तो भी हो सकता है कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाए। वो कहता है कस्टमर ना कहता है कि जी एक बार भी कंपनी ने फ़ोन नहीं करा, एक बार भी पूछा भी नहीं कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। अगर कंप्लेंट भी होती तो भी हम बताते, लेकिन कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन कंपनी का एक टच नहीं है हमारे साथ, एक असिस्टेंस भी नहीं है कंपनी का। एक कंपनी को अगर हमारे साथ में कम्युनिकेट करने का भी मौका मिल जाए तो हम बताएं उसे कुछ और इम्प्रूवमेंट भी, क्योंकि हम कभी भी किसी प्रोडक्ट को बेस्ट नहीं मान सकते, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट एंड हो गई है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये होना भी चाहिए। तो हम खाली माल बेचने का ही काम करते हैं? नहीं सर, इसके साथ साथ हम एक एश्योरेंस और एक सपोर्ट भी देते हैं। इस एश्योरेंस और सपोर्ट को ही हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। दरअसल माल बेचना तो दुनिया कर रही है, अब हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें करनी है जो कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखें, एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिख लेते हैं। लिखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट is a additional efforts, customer relationship management is a additional effort to do by company beyond the sale of product, to do by company beyond the sale of product for number 1
किस किस चीज के लिए? नंबर 1, टू सपोर्ट कस्टमर सर्विसेज, टू सपोर्ट कस्टमर सर्विसेज। नंबर 2, टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स एम्प्लॉय, टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स एम्प्लॉय। एंड नंबर 3, to support business to business activities, to support business to business activities। देखिए 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी। एक, कस्टमर को सपोर्ट करना है। दूसरा, अपने एम्प्लॉयज़ जो माल बेच रहे हैं, सेल्स एम्प्लॉय, उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। और तीसरा है B2B एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना है। B2B का मतलब होता है एक व्यापार दूसरे व्यापार से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए, ऑटो पार्ट्स बनाने वाले यामाहा कंपनी के लिए सप्लायर हैं। तो ऑटो पार्ट भी कंपनी है, बिजनेस है, और यामाहा भी एक बिजनेस है। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को नहीं समझेगा या उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी ये एक कंपनी दूसरे कंपनी को सपोर्ट करने का काम कर रही है। यानी हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये 3 ऑब्जेक्टिव बड़े बड़े तौर पर दिखने हैं। पहला तो समझ में आता है, कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए हम सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट कैसे चलता है, इसको चलाने के सही तरीके क्या हैं, इसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बेच देने के बाद आप उसको थोड़ा सा एक कस्टमर को गाइडेंस भी देते हैं। वैसे तो प्रोडक्ट का मैनुअल भी साथ में आता है, मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसके साथ में एक प्रोडक्ट का मैनुअल भी आता है, लेकिन सम टाइम इट इज़ नॉट एनफ। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि कस्टमर को अलग से एक ऑनलाइन या तो वेबसाइट के द्वारा या किसी और जरिए हम आपको एक एश्योरेंस अलग से भी देते हैं, एक गाइडेंस अलग से, और पीरियोडिकल रिव्यू भी उसमें शामिल होता है कि हम आपको बताएं। जैसे आपने बाइक खरीदी तो आपको कंपनी से फ़ोन आ रहा है, सर आपकी ना मेंटेनेंस का टाइम आ गया है, बाइक आप रिपेयर करा लीजिए या मेंटेनेंस करा लीजिए। सर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ आ जाइए, असिस्ट कर देते हैं हम आपको, इस तरीके से। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि कंज्यूमेबल गुड्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबल में तो ठीक है, चलता है, आपका एक रिलेशन होता है कस्टमर के साथ एक, लेकिन कंज्यूमेबल में मैंने कहा जी कंज्यूमेबल में तो और भी ज़्यादा होना चाहिए। कंज्यूमेबल में आदमी एक जगह से मान लो कोई चीज़ खरीदता है तो वो बार बार उसको वहीं से खरीदेगा ना। फिर ड्यूरेबल में तो क्या होता है, एक बार खरीद लिया उसके बाद शायद 4-5 साल के लिए छुट्टी हो गई। टीवी, टेलीविज़न हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एलईडी हो गया, ये हो गया, ये तो सब ठीक है, 2-3 साल के लिए हो गया। 2-3 साल आप कस्टमर से जुड़ गए। लेकिन मैं कहता हूँ दूध, दही और ये खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ये लोग बाग एक ही जगह से क्यों खरीदते हैं? फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो होता ही है ना, वरना तो आज इस दुकान से, आज इस दुकान से, आज इस दुकान से खरीद सकते हैं। तो इसीलिए कि कस्टमर को रिटेन करना है, कस्टमर को रिटेन करने की बड़ी एक एसेट है। आजकल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो ज़माने लद गए कि सब पहले सब कस्टमर आते थे, माल बेच दिया करते थे, काम ख़त्म हो जाता था, क्योंकि मोनोपोली मार्केट हुआ करती थी, कस्टमर के सामने कोई और ऑल्टरनेटिव हुआ नहीं करते थे। आज ऑल्टरनेटिव बहुत हैं, तो कंपनी चाहती है कि सर देखो कस्टमर 200 से 500 तो होने वाले हैं नहीं, कस्टमर को बांध तो लो, बंधे हुए कस्टमर तो कर लो कम से कम, जो कस्टमर हमारे हैं वो कहीं और तो ना जाएं। तो यही एक सर्वाइवल पॉइंट तो आप ले आए कम से कम। हाँ, नए कस्टमर के लिए मार्केटिंग करो, लेकिन जो हैं उन्हें तो बचा के रखो ना। तो नोट बना करके लिखें, CRM do not enhance number of customers, but increase retention power.
but increase retention power by gaining of knowledge about customers on a systematic and periodical basis. जब मैंने ये लिखवाया ऑन सिस्टमैटिक एंड पीरियोडिकल बेसिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समय समय पर कस्टमर से अलग अलग तरीके से कस्टमर से जुड़ जाते हैं, और जब हम कस्टमर से जुड़ जाते हैं तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। तो सीआरएम को इस काम के लिए हम 3 अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब सीआरएम के 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीआरएम? 3। तो ऊपर हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सीआरएम। पहला है ऑपरेशनल सीआरएम। दूसरा है कोलैबोरेटिव सीआरएम, और तीसरा है एनालिटिकल सीआरएम। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल सीआरएम की। ऑपरेशनल सीआरएम में नाम है ऑपरेशनल, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला कौन सा सीआरएम लगेगा? नंबर ए, पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा। एक प्रोसेस है, इस तरीके से एरो बना लीजिए। नंबर ये, पहले ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो लास्ट सीआरएम कौन सा है? फाइनल स्टेज सीआरएम की क्या है? हाँ जी, तो ऑपरेशनल सीआरएम का मतलब होता है जहां पर हम कस्टमर की टेक केयर करते हैं, और इसके लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुली छूट दे देते हैं कि आप एक काम करो, कॉल सेंटर से, डाटा एग्रीगेशन सिस्टम से, वेबसाइट से, अलग अलग जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन उठाइए, और कस्टमर को क्या चाहिए ये कस्टमर की नीड के बारे में आप डाटा जनरेट करें। यानी यहां पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, या तो वेबसाइट से, कॉल सेंटर्स से भी हम इस बारे में बात करते हैं, या डाटा कलेक्टर अथॉरिटीज़ होती हैं, डाटा कलेक्शन करने की अलग अलग एजेंसियां भी होती हैं, उनसे भी हम इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस डाटा का करना क्या है? मैंने कहा जी ये अगला पड़ाव है, ये अगला पड़ाव है। ये बात हम अगले पड़ाव में पढ़ते हैं कि अब हमने ये जो डाटा इकट्ठा किया है, इस डाटा को हम कैसे करें, कैसे यूज़ करें। दरअसल जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, इसको हम ले जाते हैं एनालिटिकल सीआरएम के अंदर। एरो बनाइए, जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसको हम ले जाते हैं एनालिटिकल सीआरएम के अंदर। इसका एनालिसिस करने के लिए इसमें ओलैप, रोलैप, मोलैप और होलैप लगा देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीजें हैं? पूरी फुल फॉर्म लिखवा देता हूं। ओलैप ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ओलैप समझ में आ जाएगा तो रोलैप, मोलैप, होलैप उसके टाइप्स हैं। फुल फॉर्म कहीं साइड में लिख लीजिए। ओलैप की फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग।
ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आप देखो इसमें आर लगाया तो ये बन गया रिलेशनल ओलैप। आर लगाया मतलब रिलेशनल ओलैप। एम लगाया तो हो गया मल्टी लेवल ओलैप। एम फॉर मल्टी लेवल या मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हैं। एच लगाने का मतलब है उसमें मल्टी लेवल भी है और उसमें रिलेशनल भी है, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो हाइब्रिड हो जाता है, हाइब्रिड ओलैप। तो इसमें ये भी और ये भी दोनों इंक्लूड होते हैं। खैर ये बातें तो छोड़ दो सर, पहले ये बताओ कि आपने डाटा जो उठाया उस डाटा को आप एज इट इज रॉ डाटा कहते हैं। क्या है वो? रॉ डाटा, कच्चा डाटा है ये। अब इस डाटा से कहीं हम निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। इसको पहले उठापटक करके एक समरी बनानी पड़ेगी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी जिस इंफॉर्मेशन से हम कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिसीजन ले पाए। जैसे मान लो मैंने डाटा उठाया कि मंथ अप्रैल में हमने कितने लोगों को माल बेचा, मई के महीने में कितने लोगों को माल बेचा, कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे, अलग अलग डाटा उठ गया। अब हम उन्हें आपस में कोरिलेट करे बिना, एनालिसिस करे बिना निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन ओलैप ने क्या करा, उस डाटा को इस तरीके से बता दिया। जैसे यहां तो उसने लिख दिया कस्टमर, एक्स मान लो, वाई मान लो कस्टमर है, और यहां उसने लिख दिया मंथ। अप्रैल के महीने में इसने कितना माल, इसने कितना माल, मई में इसने कितना, इसने नहीं खरीदा माल, जून में इसने नहीं खरीदा, इसने खरीदा। ऐसा हो सकता है ये पता चले कि मंथ मार्केट में या किसी पर्टिकुलर मंथ में इस मार्केट में माल नहीं बिकता, इस सीजन में इस मार्केट में ज़्यादा माल बिकता है, इस कस्टमर से अगर हम डिमांड करते हैं तो ये इस महीने में कम डिमांड करता है, इसमें ज़्यादा करता है। यानी छोटा सा एग्जांपल है, आप दो स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट वाइज डिमांड, कस्टमर वाइज डिमांड, मंथ वाइज डिमांड, मतलब तीन अलग अलग इंफॉर्मेशंस को अगर आप रखते तो आपको कुछ हासिल नहीं होता। आपने उन इंफॉर्मेशंस को एक इंफॉर्मेशन बना करके उनको इंटीग्रेट करके एक ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करी, देन यू कैन लिंक द डाटा सो फॉर अ बेटर डिसीजन मेकिंग। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल सिस्टम। तो हमने कस्टमर के लिए जो डाटा उठाया वो कहाँ उठाया? ऑपरेशनल सिस्टम, ऑपरेशनल सीआरएम में। उसके सोर्स क्या क्या थे वो आपने लिख लिए। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन उठी वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या थी? आपने उनको ऑनलाइन एनालिटिकल सिस्टम से एक कंपाइल किया, कंपाइल करके आपने उसमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी बनाई जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। अब हम आते हैं कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है एक सीधा सीधा इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन। क्या मतलब होता है भाई डायरेक्ट इंटरेक्शन का? मैं आपसे बात करूंगा तो इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन कई बार इनडायरेक्टली भी हम, जैसे वेब पेज पर, अब तो ट्विटर पर, अब तो फेसबुक पर, या आप कह दीजिए व्हाट्सएप पर। खैर व्हाट्सएप तो एक प्राइवेट बात हो गई, खैर लेकिन फिर भी हम अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को ये अधिकार दे देते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ के टच में रहिए, सॉरी कस्टमर्स के टच में रहिए। और टच में रहने के कई तरीके हैं, लेकिन मुझे कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है डे टू डे, कस्टमर किस चीज़ से आपको बताता है, आपसे बताता है, कंपनी को नहीं बताता, कई बार कोई चीज़ छुपाता है, कई बार चीज़ नहीं छुपाता। तो कस्टमर की बातों को जान लो, क्योंकि कस्टमर ही सबसे सही तरीके से डिज़ाइन कर सकता है प्रोडक्ट को इन फ्यूचर। तो जो अगर कस्टमर की नीड को नहीं जानेगी कंपनी, तो फिर वो सही तरीके से माल को डिज़ाइन नहीं कर पाएगी। यानी कुल मिला के इन तीनों स्टेप्स में हमने एक में डाटा और डाटा की इंटरप्रिटेशन करी है, और दूसरे में हमने
केवल और केवल कस्टमर से सीधे लिंक बनाया है। चलिए इसको हटा दें हम। नाउ पॉइंट है सीआरएम का क्या क्या फायदा होता है। हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। तो देखो जी, सीआरएम की बेनिफिट्स को भी हम चार्ट में पहले उतार लेते हैं। पहला है सीआरएम का बेनिफिट है हमारे भावी मतलब फ्यूचर में जो प्रोडक्ट हम लाने जा रहे हैं, डिज़ाइन चेंज करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो डेवलपमेंट होना है वो कस्टमर के जरिए होना है। दूसरा, हम जो प्राइसिंग करते हैं प्रोडक्ट की, वो कभी भी किसी भी टाइम पर बदल सकते हैं। लेकिन प्राइसिंग में हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्राइस लगाएंगे तो कस्टमर क्या करेगा। कुछ डायलेमा क्रिएट हो जाता है, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर उसके ऊपर हाँ करेगा ना करेगा, ये सब चीज़ें समझते हैं। और कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट, कॉम्पिटिशन्स में क्या रोल होगा, ये तीन चीज़ों से हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में रखते हैं। पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पर कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सीआरएम का क्या रोल है। एक तो यहाँ पर हम कहेंगे सर डिज़ाइन। कस्टमर से जो बातें आपने पूछी, जो डाटा उठाया, क्या उसमें कुछ बातें ऐसी थीं कि जिसमें कस्टमर ने ये नीड जाहिर करी कि डिज़ाइन में ये चेंजेस आने चाहिए? कुछ ना कुछ तो हुई होगी, कुछ क्लैरिटी तो हुई होगी। कस्टमर ने जो जो चीज़ें आपको बोली हैं मैच भी करती हैं। तो डिज़ाइन मैच विद कस्टमर नीड, ये हम स्लोगन लिख देते हैं। आप ऐसा डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं जो कस्टमर की नीड को मैच नहीं करता, तो क्या वो डिज़ाइनिंग ठीक है? तो सही मायने में अगर मैं बात बोलता हूं, घुमा के इस बात को बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा कस्टमर इज इंजीनियर फॉर आवर प्रोडक्ट डिजाइन। हमारे प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए हम बाहर से, बाजार से भाड़े के इंजीनियर क्यों लाएं जो अपनी मनमर्जी चलाएं और वो सक्सेस ना हो पाए? जब मुफ्त में हमें इंजीनियर मिल रहे हैं और ऐसे रिलायबल इंजीनियर मिल रहे हैं जिनकी बात पे ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम कस्टमर की नीड को ही नहीं पूरा कर पा रहे, इसलिए हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सीआरएम को इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इस बात को समझ गए ना, तो इस बात पे 2-3 लाइनें अपनी तरफ से लगा सकते हैं। कस्टमर की नीड को एक्सप्लोर करना डिजाइन में। दूसरा, प्राइसिंग में। अब जो प्राइस है वो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस सेंसिटिव होता है। आप मानते हैं इस बात को? क्वालिटी और परफॉर्मेंस से ही निर्धारित होता है प्राइस। तो उस प्राइस को हम नाम देते हैं परसीव्ड प्राइस। परसीव्ड प्राइस। पहला जमाना गया। आप पहले ज़माने में हम क्या करते थे? प्राइस कैलकुलेट करते थे, डिज़ाइन खुद बताते थे, कम माल देंगे खुद बताते थे। आज उल्टा है, प्राइस कस्टमर बताता है, कम माल चाहिए उसे वो बताता है, कितने पैसे दे पाएगा वो बताता है, आपके प्रोडक्ट में कितना प्राइस होना चाहिए वो बताता है, हर चीज़ वो बताता है। तो यानी वो जो परसीव करेगा उसी चीज़ से आपको प्राइसिंग करनी है। और इस काम में सीआरएम आपकी मदद करता है, जो आपको इंफॉर्मेशन ला के देता है। और तीसरा, मोनोपोली मार्केट तो अब रही नहीं। अब मार्केट क्या है? कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर बिना सीआरएम के आप माल तो नहीं बेच पाएंगे।
तो इसलिए कॉम्पिटिटिव मार्केट के होते आप मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब आप CRM का यूज करें। यानी यहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर रिटेंशन, ये दो चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चाहिए। अब पेज नंबर 28, 29, 30, 31 और 32 तक सप्लाई चेन के और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें नहीं है, नई वाली बुक में है। ये लो, इसमें देखो, वो मेरे को दे दो। कौन कौन से पेज तक मैंने हेडिंग डाल दी है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए, देखो जरा शुरू कहाँ से हो रहे हैं ये। बस 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 हाँ, यहाँ से देखो, ये इधर देखो ना, यहाँ से देखो। मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, 10 नंबर के तो आएंगे ना, नहीं वो 10 के तो SPM में से 10 ही आएंगे ना, तो BVM में से आएंगे ना 10 के, तो आएंगे थ्योरी में ही। और थ्योरी आपको मैंने पढ़ाई दो चीज़, एक सप्लाई चेन और एक कस्टमर रिलेशनशिप, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इसमें कवर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है बेंचमार्किंग का। लिखो जी, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में पहले यहाँ पे कवर करा देता हूँ। बेंचमार्किंग देखो, बेंचमार्किंग का मतलब होता है अपने आप को वर्ल्ड क्लास या बेस्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। बेंचमार्किंग का मतलब होता है अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। ये हमारी कंपनी है, हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं बेस्ट परफॉर्मर से, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो कंपनी अपने आप को औरों से बेहतर से कंपेयर करती है तो वो थोड़ी हताश हो जाती है। वो मानती है कि जो और कंपनियां हैं वो बेस्ट हैं और मैं बेस्ट नहीं हूं, तो मैं कंपेयर करके भी क्या हासिल कर लूंगी। भाई बेस्ट तो बेस्ट ही होता है ना, उसको कंपेयर करने से थोड़ी ना आप वैसे बन जाओगे। अरे मैंने कहा सर ये बेंचमार्किंग है, ये कोई आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन लिख देने से कंपैरिजन नहीं होता है, यहाँ पर टोटल 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप लगते हैं। आप कहते हैं मिसाल, मैंने कहा मिसाल के तौर पर है ज़ेरॉक्स कंपनी, जापान की एक बड़ी फेमस कंपनी है। ज़ेरॉक्स कंपनी का केस विश्व विख्यात है, मशहूर है। बिल्कुल डूब गई थी ये कंपनी, केवल बेंचमार्किंग के बलबूते पे दोबारा सरवाइव हुई और आज फिर नंबर टॉप पर पहुंच गई ज़ेरॉक्स कंपनी। दरअसल कोई भी कंपनी अपने कारनामों से, अपने बुरे कर्मों से ही नीचे जाती है, प्रॉफिट से लॉस में चली जाती है। यदि अगर वो उन गलतियों पर काम करे तो वो दोबारा सरवाइव कर सकती है। पहले रिवाइव करेगी फिर सरवाइव करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है कि बेंचमार्किंग कितने तरीके से हो पाएगी। पहले हम आपको डेफिनेशन में प्रॉपर वर्ड्स लिखवा देते हैं, लिखिए जरा। बेंचमार्किंग can be defined as a process. Benchmarking can be defined as a process for improving performance. क्या करते हैं हम यहाँ पर? अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। For performing improvements by constantly
कॉन्स्टेंटली हम इसमें क्या करेंगे, लगातार करेंगे ना, कॉन्स्टेंटली। नंबर 1 क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग, नंबर 1 लिखें, नंबर 1 आइडेंटिफाइंग, लगातार क्या करना है, आइडेंटिफाइंग। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई का मतलब ढूंढना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब जानना। नंबर 3 अडॉप्टिंग, उसको अपनाना। 3 काम करने हैं, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, अडॉप्टिंग। द बेस्ट प्रैक्टिस, चौथा नंबर नहीं है, द बेस्ट प्रैक्टिस। क्या बेस्ट प्रैक्टिस मतलब, द बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसेस, द बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसेस फॉलोड, पैराग्राफ बदलते हुए, फॉलोड, पैराग्राफ बदलते हुए, फॉलोड। नंबर 1 इनसाइड, नंबर 1 इनसाइड, नंबर 2 आउटसाइड, या तो इनसाइड हो या तो आउटसाइड हो द कंपनी, चाहे कंपनी के इनसाइड हो चाहे कंपनी के आउटसाइड हो। एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिजल्ट्स, एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिजल्ट्स। अंडरलाइन करें बेस्ट प्रैक्टिस को, वर्ड लिखवाया था बेस्ट प्रैक्टिस, अंडरलाइन करें बेस्ट प्रैक्टिस को। कहाँ लिखवाया था, याद करो, इसी में लिखवाया बेस्ट प्रैक्टिस। हाँ, अंडरलाइन करके नीचे लिखें बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस्ट परफॉर्मेंस, बेंचमार्किंग डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस्ट परफॉर्मेंस। अब आप कहें बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट प्रैक्टिस में क्या अंतर है। आपने एक मैच में 6 छक्के मार दिए, ये आपकी परफॉर्मेंस है कि प्रैक्टिस है? ऐसा करते ही करते हैं आप या ऐसा कर पाए हैं? ये तो कर दिया आपने। अब एक कंपनी ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर ऐसा है या ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऐसी है कि वो तो करती ही है जी, वहाँ के लोग बाग इतनी ज़्यादा क्लैपिंग बजाते भी नहीं है, कितनी क्लैपिंग बजाएंगे, तो होता ही ऐसा ही होता है सर, इज अ प्रैक्टिस। तो परफॉर्मेंस से हमें कोई नाता नहीं रखना, परफॉर्मेंस को हम एक्सप्लॉइट नहीं करने वाले, वी वांट टू एक्सप्लॉइट ओनली प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब प्रैक्टिस का मतलब क्या है, लिखते हैं, स्टार बना करके लिखो। प्रैक्टिस मीन्स either internal or external, either internal or external, either product or process, either product or process, or any similar operation, or any similar operation। देखिए यहां पर बेंचमार्किंग के अंदर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सर कितने तरीके की बेंचमार्किंग होती है। तो मैं क्वेश्चन में आपको पहले ये पूछूंगा, क्या बेंचमार्क करना है भाई, व्हाट टू डू, और किन के साथ बेंचमार्क करना है, पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चों से पूछा, बेटे इंटरनल बेंचमार्किंग होती है? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा एक्सटर्नल बेंचमार्किंग भी होती है सर, ग्लोबल बेंचमार्किंग भी होती है सर, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग भी होती है, प्रोसेस बेंचमार्किंग भी होती है, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग भी होती है, और तो और जेनरिक बेंचमार्किंग भी होती है, और ये भी होती है। बेवकूफ़ पंक्ति मत दिखाना वहाँ पर जाके, आप कहना क्या बेंचमार्क करना है इसके आधार पर अलग नाम है, किसके साथ बेंचमार्क करना है इसके आधार पे अलग नाम है। अब जैसे मैं कहता हूं प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, तो ये तो एक व्हाट में आ गए ना, क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हो, प्रोसेस कंपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कंपेयर कर रहे हो। किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटर के साथ कर रहे हो। कंपनी में अंदर ही इंटरनल कर रहे हो, बाहर एक्सटर्नल, विदेशों में ग्लोबल। समझ रहे मेरी बात को? इस तरीके से
तो किसके साथ कंपेयर करना है, तो ये इस सेगमेंट में आएगा। क्या कंपेयर करना है, तो वो इस सेगमेंट में आएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं क्या कंपेयर करना है। सबसे घटिया बेंचमार्क होती है प्रोडक्ट बेंचमार्क, उससे थोड़ा सा ठीक होती है प्रोसेस बेंचमार्क, और सर्वश्रेष्ठ होती है फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग को जेनरिक बेंचमार्किंग भी कह देते हैं, जेनरिक बेंचमार्किंग। अब ये चीज आप कर किसके साथ कंपेयर रहे हैं, चाहे ये करें चाहे ये करें चाहे ये करें, किसके साथ कर रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं अगर अपने साथ कर रहे हैं तो ये हो गया इंटरनल बेंचमार्किंग, और किसी और के साथ कर रहे हैं तो वो हो गया सर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। अब एक्सटर्नल में कौन कौन हो सकता है, अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ करता हूं तो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग या कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, या अगर किसी और कंपनी के साथ करता हूं तो, या विदेशों में ले जाकर करता हूं तो ग्लोबल बेंचमार्किंग। ठीक है, शुरू करें। अब देखो एग्जाम्पल क्या है। मैंने अगर मारुति की 800 गाड़ी को खरीद करके, मैं हुंडई कंपनी हूं, मारुति 800 की गाड़ी को खरीद करके एक एक पार्ट अलग कर देता हूं, एक एक पार्ट अलग 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 अलग। मैं जानना चाहता हूं मारुति 800 में ऐसा क्या है जो आज तक भी बिकती है, कुछ तो उसमें अलग है ना सर। तो क्या आप किसी के प्रोडक्ट को खोल के आप इसमें ये जान लेंगे कि वहां क्या है और हमारे पास क्या नहीं है? हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं जब तक आप ये नहीं जानते कि वो बनाया कैसे गया है, आपको प्रोसेस का पता नहीं, कुछ नहीं पता, मशीन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ नहीं पता आपको, तो आप एकदम अंधे हैं इस मामले में। किसी के घर में बड़ी अच्छी सब्जी बनती है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है, आप कहते हैं यार मसाले ही सब कुछ हैं, मसाले ही सब कुछ हैं, मैं वहीं से मसाले लाऊंगा जहां से ये मसाले लाता है, ले आया फिर भी वही हाल। बनाने का तरीका भी तो कुछ चीज होती है ना, तो हर चीज तो प्रोडक्ट में नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। यानी टेक्निक, मेथड्स, टाइम, ये चीजें तो आपने कंपेयर नहीं करी ना प्रोडक्ट बेंचमार्क में, इसलिए प्रोडक्ट बेंचमार्क में ज्यादा अच्छा है कि आप प्रोसेस बेंचमार्क करो। अब लेकिन प्रोसेस बेंचमार्क करते हुए थोड़ी दिक्कत आती है, कोई कंपनी अपनी सारी प्रोसेस आपके सामने क्यों रखेगी? भाई हम कह भी दें, भरोसा भी दिला देंगे, हम कॉपी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो कहता है मैं क्यों करूं? तो फिर हम उस केस में एक कन्वीनियंट मोड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनरिक बेंचमार्क। जेनरिक बेंचमार्क कहता है कि आप जब एक अनदर इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी और इंडस्ट्री में जाकर के, शुगर इंडस्ट्री, किसी शुगर इंडस्ट्री से ही या शुगर की कंपनी की ही कंपैरिजन करेगी तो भी चलता है। हुंडई कंपनी मारुति कंपनी को कंपेयर करती है तो भी चलता है। लेकिन जेनरिक बेंचमार्किंग कुछ और होती है, ये कहती है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में कंपैरिजन हो सकता है। एग्जाम्पल आपके इस किताब में जैसे दिए हुए हैं, इसमें एक टेबल बनी हुई है, इंडस्ट्री फॉलो बेंचमार्किंग, बेंचमार्क कंपनी, दिख रहा है? इंडस्ट्री फॉलो बेंचमार्किंग, ये टेबल बनी हुई है ऊपर, एंड बेंचमार्क कंपनी। पेज नंबर कौन सा है? 48। एयरलाइन कंपनी इंप्रूव करती है टर्न अराउंड टाइम, पिट क्रू फॉर्मूला 1 को देख करके।
अब एयरलाइन कंपनी है, जैसे सहारा एयरलाइन है यार, किसी किंगफिशर एयरलाइन से कंपैरिजन कर ले या किसी और कंपनी से कर ले, उन्होंने जाके कंपैरिजन किससे करा, फार्मूला 1 से। हॉस्पिटल यूएस के पेशेंट मैनेजमेंट कैसे करें ये सीखते हैं होटल मैनेजमेंट वालों से। अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कंपनी कैसे हैंडलिंग को इंप्रूव करे ये कोरियर कंपनी सीख रही है। सिटी बैंक कंपनी, सिटी बैंक एचआर प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव करे ये हिंदुस्तान लीवर से सीख रहा है। कैडबरी लिमिटेड कैसे लॉजिस्टिक्स को यानी माल को लाना ले जाना कैसे करे ये नेस्ले से ना सीख के हिंदुस्तान लीवर से सीख रहा है। और तब तो हद ही हो गई जब सबसे लास्ट लाइन पढ़ी हमने कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करें, इससे बढ़िया सिखा ही नहीं सकता कोई। कौन नहीं सिखा सकता? मुंबई में डब्बा वाला जो है, ये डब्बा वाले का तो केस डिस्कवरी पे भी आया है। नॉन वेज वेज हर दिन खाना टाइम पर, टिफ़िन एकदम उसी हिसाब से उसी के टेबल पे पहुंचेगा, ठंडा नहीं होगा, गिरेगा नहीं। कितने आदमी हैं मुंबई में, ढूंढने से ना मिले, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। मुंबई डब्बा वाला का केस सप्लाई चेन के लिए बेस्ट। तो किसी काम को कोई आदमी बहुत अच्छे से करता है तो वो चीज़ जरूरी है कि हमारी इंडस्ट्री में ही होगा, तो आप उसको अक्रॉस द इंडस्ट्री भी जा करके बेंचमार्क कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड जेनरिक बेंचमार्क, दैट इज़ फंक्शनल बेंचमार्क। मैंने एक किसी काम को, पूरी प्रोसेस को बेंचमार्क नहीं करा, पूरे प्रोडक्ट को बेंचमार्क नहीं करा, केवल एक फंक्शन को उठाया कि पर्टिकुलर ये कंपनी ना एचआर में बहुत बढ़िया है, तो मैंने वो चीज़ जा करके किसी और इंडस्ट्री में भी किसी कंपनी को बेस्ट प्रैक्टिस करते देखा, तो मैंने कहा यार आप इस बेस्ट प्रैक्टिस वाली कंपनी से ये काम सीख लो। जैसे कहते हैं रावण बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही पाखंडी और बहुत ही ऐसा और वैसा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी जो राम ने उनसे सीखी, लक्ष्मण को भी सिखाई। तो कहते हैं ना कुछ चीज़ सब में अलग अलग होती है, कुछ चीज़ें उसके पास हैं वो औरों पे नहीं है, तो आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए। इसलिए हमने ये फंक्शनल बेंचमार्क को सबसे ज़्यादा बेजोड़ माना है। अब आती है बात इंटरनल की। जब हम अपनी ही कंपनी से यानी अपनी ही लास्ट ईयर परफॉर्मेंस या लास्ट ईयर रिकॉर्ड से या लास्ट ईयर रिकॉर्ड से अपने आप को ही कंपेयर करते हैं, जैसे तेंदुलकर अपने पुराने रिकॉर्ड्स भी नहीं तोड़ रहा, अब रिकॉर्ड इतने बन गए कि वो तोड़ ही नहीं पा रहा है। अपने ही रिकॉर्ड्स कंपनी नहीं पूरे कर पा रही है। पहले इतने इतने प्रॉफिट होते थे, अब नहीं है। हम अपने आप से ही अपने आप को पहले बेंचमार्क कर लें, दुनिया से तो तब बेंचमार्क करेंगे। फिर हम चलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क में, फिर हम कहते हैं हाँ कॉम्पिटिटर के हिसाब से चलेंगे, ग्लोबल में चलेंगे, एक बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। क्लियर हो गई बात? तो बुक में इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे कि बेंचमार्क के अंदर कितने स्टेप्स हैं और बेंचमार्किंग कितने तरीके की हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेंचमार्किंग को आप क्यों लगाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, बेंचमार्किंग को किस स्टेज पर लगाने का क्या मकसद है। और यहाँ पर सारे स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 से 10 तक हमने यहाँ पर सारे आपको लिख दिए हैं। 1 2 3 थोड़ा डिटेल में लिख दिए हैं, एग्जाम्पल के साथ लिख दिए हैं। थोड़ा सा आप उसको एक बार रीड कर लेंगे तो काफ़ी मदद हो जाएगी। ज़्यादा एक्सेस में मैंने लिख दिए हैं, डिटेल में लिख दिए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार खुद अब सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल से आधारित ये चीज़ें हैं। पाँच मिनट का ब्रेक लेते हैं।